गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने हाफ वेव रेक्टिफायर की प्रोसेस को पढ़ा था और हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जो हमारा वेव फॉर्म होता है वो किस प्रकार होता है। ठीक है, इस तरह से हमें हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए वेव फॉर्म मिलता है। तो हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर को पढ़ रहे थे तो हमने इसका वेव फॉर्म देखा था और इसके अंदर जो हमारी IDC यानी धारा का जो औसत मान होता है, एवरेज वैल्यू जो होती है करंट की, उसका मान निकाला था और IDC का मान हमारे पास आया था Im/π, जहां पर Im क्या था, EM/R+RL। ठीक है, ये अपने पास में धारा की या करंट की एवरेज वैल्यू आई थी। ठीक है, और ये अपने पास में Im/EM/R+RL था। और जो हमारा EM होता है, EM क्या था अपना, जो हम इनपुट दे रहे हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टता जो हम दे रहे हैं उसका मैक्सिमम मान जो है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में क्योंकि हमारा जो इनपुट है VI वो क्या होगा, EM/ωt। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसके लिए IDC का मान निकाल लिया था और हमने IRMS का मान निकाला था। ठीक है, IRMS क्या था, करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का हमारे पास मान आया था Im/2। ठीक है, और इसके बाद में हमने रेक्टिफायर की एफिशिएंसी निकाली थी, हाफ वेव रेक्टिफायर की, वो हमारे पास आई थी 40.6% मैक्सिमम आई थी ये। ठीक है, ये आर पे डिपेंड कर रही थी, मैक्सिमम हमारी 40.6% हो सकती है। ठीक है, तो ये सारा कुछ हमने हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए उर्विका गुणांक, रिपल फैक्टर। ठीक है, रिपल फैक्टर होता क्या है सबसे पहले हम ये जानते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, रिपल फैक्टर को पढ़ रहे हैं। तो रिपल फैक्टर क्या होता है, इसके लिए हम जानते हैं कि रिपल क्या होते हैं, उर्मिका गुणांक। ठीक है, तो रिपल क्या होते हैं, जो हमारे पास में आउटपुट मिलता है वो क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल तो होता है, एक दिशिक तो होता है, लेकिन समय के साथ में क्या होता है, वेरी करता है। ठीक है, टाइम के साथ में क्या होगा, ये हमें एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं मिलेगी, टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करती हुई मिलेगी। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर ये हमारा आउटपुट है तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है। जैसे जैसे टाइम हमारा बढ़ रहा है वैसे वैसे इसके मान क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, हमें एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं मिल रही है। ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो पल्स इसमें होते हैं, यानी इसे हम क्या कहते हैं कि पल्सेटिंग DC है। ठीक है, ये जो पल्स इसमें एग्जिस्ट करते हैं, विद्यमान होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, रिपल कहते हैं, उर्मिका कहते हैं। यानी जो स्पंद होंगे इसके अंदर वो स्पंद क्या कहलाते हैं, उर्मिका या रिपल कहलाते हैं। ठीक है, और उनका मेजरमेंट हम किससे करते हैं, रिपल फैक्टर से करते हैं। ठीक है, तो रिपल फैक्टर का मान जितना ज्यादा होगा इसका मतलब है कि हमारा जो आउटपुट है उसमें उतने ही ज्यादा पल्स विद्यमान है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि दिष्ट कार्य से प्राप्त धारा या वोल्टता एक दिशिक होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है, किंतु समय के साथ परिवर्तित होती है
ठीक है। तो क्या होगा कि ये एक दिशिक होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है, लेकिन टाइम के साथ में क्या करती है, वेरी करती है, परिवर्तित होती है। ठीक है, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, परिवर्तित होती है। निर्गत दिष्ट धारा या वोल्टता में विद्यमान स्पंद स्पंद क्या कहलाते हैं, ठीक है, एक दिशिक यूनिडायरेक्शनल। उर्मिका रिपल कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, रिपल कहलाते हैं, जो पल्स इसके अंदर होते हैं। ठीक है, शेष स्पंदन जो होंगे वो हमारे क्या कहलाते हैं, उर्मिका कहलाते हैं। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि धारा या वोल्टता में जो शेष स्पंदन रहते हैं, यहाँ पर हम विद्यमान स्पंद की जगह ये भी लिख सकते हैं कि शेष स्पंदन। ठीक है, पल्सेशन क्या कहलाएंगे, उर्मिका रिपल कहलाते हैं। इसे हम जो हमारा उर्मिका गुणांक होता है, इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मान होता है IAC अपॉन IDC, यानी जो हमारे प्रत्यावर्ती जो घटक होंगे IAC जो होंगे हमारे अल्टरनेटिंग कंपोनेंट्स, उनमें कितने पल्स हैं, और यहाँ पर हमें DC जो मिल रहा था, जो हमारा आउटपुट है उसके अंदर कितने पल्स होंगे, उनका जो हमारा रेशियो है ये क्या कहलाता है, अपना रिपल फैक्टर कहलाएगा, R कहलाएगा। यानी कितने पल्स इसमें शेष रह जाएंगे, कितने पल्सेशन, उसका मेजरमेंट हम R से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब जो हमारा आउटपुट पार्ट है उसमें IAC का जो अंश है, ठीक है, वो क्या है, ज्यादा है, और IDC का अंश जो है वो कम है। और अगर R का मान कम हुआ 1 से, इसका मतलब क्या होगा कि IDC का मान क्या है, ज्यादा है, और IAC का अंश जो है वो कम है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में आ गया R = IAC अपॉन IDC। अब जो कुल शक्ति होती है, ठीक है, यहाँ से अपन इसको उर्मिका गुणांक R = IAC अपॉन IDC। अब जो अपने पास में कुल शक्ति जो होती है लोड में, वो कितनी होती है, ठीक है, टोटल पावर कितनी हो जाएगी अपने पास में, IRMS का स्क्वायर इंटू RL। ठीक है, लोड के अंदर देख रहे हैं हम, तो लोड की अपने पास में क्या होगी, P = क्या होता है, I²R। ठीक है, तो हमारे पास में कुल शक्ति का मान कितना आ गया, IRMS का स्क्वायर इंटू RL। तो IRMS का स्क्वायर, और वैसे अगर हम कुल शक्ति की बात करें तो वो क्या होगी, टोटल पावर अपने पास में कुल प्रत्यावर्ती यानी कुल अल्टरनेटिंग पावर जो होगी प्लस कुल जो हमारी टोटल DC पावर होगी। ठीक है, वही तो होगी हमारी कुल शक्ति। तो कुल शक्ति के लिए हम इसके अंदर लिख सकते हैं कि दिष्ट घटक की शक्ति प्लस प्रत्यावर्ती घटक की शक्ति। ठीक है, तो यहां से अपने पास में आ जाएगा दिष्ट घटक की शक्ति प्लस प्रत्यावर्ती घटक की शक्ति। ठीक है, यही होगी हमारी टोटल पावर कि जो हमारा DC कंपोनेंट होगा प्लस AC कंपोनेंट। तो दिष्ट घटक की शक्ति का मान होगा IDC का स्क्वायर इंटू RL।
प्लस ये हो जाएगा अपने पास में आई ए सी का स्क्वायर इंटू आर एल। तो यहां से हम देख सकते हैं, अतः आई आर एम एस का स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि इसके इक्वल में हम इसको रखें तो क्या आएगा, आई आर एम एस का स्क्वायर इक्वल टू आई डी सी का स्क्वायर प्लस आई ए सी का स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई अपने पास में। तो यहां से क्या आ जाएगा, आई ए सी का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, आई ए सी का स्क्वायर आई आर एम एस स्क्वायर माइनस आई डी सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अपने पास में आर एम एस वैल्यू भी है और आई डी सी भी है। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए हम ये दोनों वैल्यू निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर ये दोनों वैल्यू हम पुट कर देंगे और हमारे पास में आई ए सी का मान आ जाएगा, जो कि हमें रिपल फैक्टर निकालने के लिए चाहिए होगा। ठीक है, यहाँ तक इसको लिख लें। ठीक है, इसके अंदर आप लोग लिखना चाहें तो ये लिख लें कि निर्गत प्रत्यावर्ती घटकों का प्रभावी मान ठीक है, यानी जो हमें आउटपुट मिल रहा है उसमें कितना पार्ट एसी है और निर्गत दिष्ट घटक या जो हमारा औसत है प्रभावी मान। ठीक है, तो यहां से अपने पास में क्या हो जाएगा, आर जो होगा उसमें आउटपुट में हमारे पास में, ठीक है, कितना पार्ट एसी है और कितना डीसी है। तो यहां से अपने पास में आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास में एवरेज वैल्यू होगी, ये आरएमएस वैल्यू होगी। तो ये अपने पास में आ गया, यहां तक हो गया। इसको यहां से अगर इसे सॉल्व करें, आई ए सी का स्क्वायर इक्वल टू आई आर एम एस स्क्वायर माइनस आई डी सी का स्क्वायर, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, आई ए सी का स्क्वायर इक्वल टू आई आर एम एस स्क्वायर। आई आर एम एस की वैल्यू थी आई एम स्क्वायर अपॉन 4 इंटू वो माइनस आई डी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो आई डी सी का स्क्वायर अपने पास में क्या था, आई एम का स्क्वायर अपॉन पाई। ठीक है, पाई स्क्वायर, क्योंकि आई आर एम एस का मान था आई एम अपॉन 2 और आई डी सी का हमारे पास मान था आई एम अपॉन पाई। ठीक है, तो ये वैल्यू हम आर के अंदर रख दें तो आई ए सी का स्क्वायर इक्वल टू, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई डी सी जो होगी अपनी आर के अंदर ही आएगी। ठीक है, आर हमारा क्या है, आई ए सी अपॉन आई डी सी। ठीक है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि यहां से हम आई ए सी स्क्वायर और आई डी सी स्क्वायर को कॉमन ले लें, तो ये अपने पास आ जाएगा आई आर एम एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई डी सी का स्क्वायर माइनस 1। फिर हमारा आई डी सी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से अपने पास आ गया आई ए सी का स्क्वायर इक्वल टू आई डी सी का स्क्वायर आई आर एम एस स्क्वायर। तो ये अपने पास में है आई एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 और आई डी सी का स्क्वायर क्या होगा, पाई स्क्वायर अपॉन आई एम का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो यहां से अपने पास में आ जाएगा आई ए सी का स्क्वायर, ये स्क्वायर हम इसका हटा दें तो क्या हो जाएगा आई डी सी, और आई एम का स्क्वायर से आई एम स्क्वायर कैंसिल, पाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस का 1। ठीक है, तो यहां से अपने पास में आ गया R इक्वल टू आई ए सी अपॉन आई डी
तो IAC का मान क्या है, IDC पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय IDC। ठीक है, तो यहां से अपना IDC कैंसिल, पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर अपने पास में क्या हो जाएगा, IDC इसके अंदर भी था और IDC अपने पास में इसके अंदर भी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और सिर्फ क्या बच जाएगा, पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 1 बच जाएगा और इसकी वैल्यू होती है 1.121। ठीक है, यहाँ से अपने पास में ये आ जाएगा 1.21%। ठीक है, अगर हम परसेंटेज में निकालते हैं इसे तो ये अपने पास में कितना आता है, 1.21। ठीक है, एक मिनट, परसेंटेज में नहीं, 1.21 हमारा इसका मान आ जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा 121%। ठीक है, अगर हम परसेंट में निकालते हैं तो किस तरह से निकाल लेंगे, R इक्वल टू IAC अपॉन IDC इंटू 100 करते हैं। तो 1.21 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 121% हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि R का मान हमारे पास में कितना आ गया, 1 से ज्यादा आ रहा था। तो जो हमारे आउटपुट है इसके अंदर जो हमारे AC की जो वैल्यू है, AC का जो इफेक्टिव वैल्यू होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी DC के कंपेयर में। तो हमारा जो हाफ वेव रेक्टिफायर है वो ज्यादा अच्छी डिवाइस नहीं मानी जाती है, किसके लिए, रेक्टिफिकेशन के लिए। ठीक है, यहां तक कर ले इसको। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टता नियमन। ठीक है, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास में जो EDC हमने निकाला था, ठीक है, EDC क्या था, IDC इंटू RL। ठीक है, IDC इंटू RL, तो यहां से अपने पास में आ गया था EM अपॉन IDC का मान क्या होता है, IM अपॉन पाई और R प्लस RL, ये किसका मान है, IM का इंटू RL। ठीक है, तो ये अपने पास में EDC का मान होता है। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा EDC है, यानी जो हमारी आउटपुट वोल्टेज है वो किस पे डिपेंड करती है, RL पर डिपेंड करती है, या हम एक तरीके से कहें कि ये IDC पर डिपेंड करती है, जो हमारी लोड करंट होगी उस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि जो हमारा आउटपुट वोल्टेज होगा उसके अंदर वेरिएशन आएंगे RL के साथ में। ठीक है, RL के साथ में क्या होंगे, इसमें वेरिएशन होंगे। तो ये जो वेरिएशन होते हैं इनका मेजरमेंट हम किससे करते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन से, वोल्टता नियमन से। ठीक है, तो जिस तरह से हमारे पास में रिपल फैक्टर क्या होना चाहिए, सॉरी, ठीक है, जिस प्रकार हमारे पास में रिपल फैक्टर जो होता है R वो कम होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए 1 से, उसी प्रकार हमारे पास में क्या होना चाहिए, वोल्टेज रेगुलेशन है वो भी कम होना चाहिए, यानी जो वेरिएशन है EDC के अंदर वो बहुत कम होनी चाहिए। या फिर हम बात करें कि हमारा जो आइडियल सोर्स है, आइडियल हमारा जो वैल्यू होगी इसकी, उसके लिए तो वोल्टेज रेगुलेशन VR का मान क्या होना चाहिए,
जीरो होना चाहिए, यानी हमारा आदर्श शक्ति प्रदायक अगर है, ठीक है, उसके लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, आदर्श शक्ति प्रदायक के लिए VR का मान जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो वोल्टेज रेगुलेशन कम होना चाहिए। तो यहाँ से हम निकालते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन हम किस प्रकार निकालते हैं। तो जो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन होता है उसका फॉर्मूला होता है VR इक्वल टू, ठीक है, VR क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन, VR इक्वल टू का मान क्या होगा, V नो लोड माइनस V फुल लोड डिवाइडेड बाय V फुल लोड इंटू, अगर हम परसेंटेज में निकाल रहे हैं तो इंटू 100 हो जाएगा, 100%, ठीक है। यानी हम वोल्टेज रेगुलेशन का मेजरमेंट इस प्रकार करते हैं कि हम एक रेशो देखते हैं कि नो लोड की कंडीशन में हमारे पास में हमें इसकी वोल्टेज की वैल्यू क्या मिलती है और फुल लोड की कंडीशन में हमें वोल्टेज की वैल्यू क्या मिलती है, उनका हम एक रेशो लेते हैं और वो हमारा क्या कहलाता है, वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। क्योंकि नो लोड की कंडीशन में क्या होगा, एक फिक्स वैल्यू रहेगी, ठीक है, क्योंकि RL के साथ में वेरी कर रहा है, तो RL अगर हम नहीं रखेंगे तो क्या मिलेगा, हमें एक फिक्स वैल्यू मिलेगी। तो उस फिक्स वैल्यू से कितने वेरिएशन आते हैं इसके अंदर वो हम VR से निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारा VNL जो होगा, VNL क्या है, लोड प्रतिरोध RL की अनुपस्थिति में, ठीक है, लोड प्रतिरोध RL की अनुपस्थिति में वोल्टता, ठीक है। ये हमारे पास में क्या होगी, V नो लोड और V फुल लोड क्या होगा, लोड प्रतिरोध RL की उपस्थिति में वोल्टता, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, लोड प्रतिरोध RL की उपस्थिति में वोल्टता। तो अनुपस्थिति में वोल्टता, तो वहां पर हमारा RL का मान क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, अनंत होगा, ठीक है। नो लोड की कंडीशन में RL का मान क्या होगा, इन्फिनिटी, अनंत होगा, ठीक है। हमारा जो EDC है, ठीक है, वो वेरी कर रहा है RL के साथ में, और RL का मान हम क्या ले रहे हैं कि ये वेरी ना हो, यानी RL पर डिपेंड ना कर रहा हो, वो कंडीशन क्या होगी हमारी, V नो लोड की होगी। और नो लोड का मतलब क्या होता है, हमने जब पहले भी हमने सर्किट पढ़े थे तो हमने वहां पर बात की थी ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट की, ठीक है। तो ओपन सर्किट के अंदर हमने देखा था कि मान लो हमारे पास में यहाँ पर कुछ भी हमने एक बैटरी लगाई थी, ठीक है, और यहाँ पर हम कुछ वैल्यू लगा दें RL, ठीक है। तो अब इस सर्किट में क्या होगा, करंट फ्लो होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ वोल्टेज का मान मिलेगा, और अगर हमारा ये RL वेरी करता है तो यहाँ का वोल्टेज भी क्या करेगा, वेरी करेगा, ठीक है। अब यदि हम इस RL को हटा दें, अब हम इस RL को हटा देंगे तो क्या होगा, यहाँ से करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, ठीक है, और जितना वोल्टेज यहाँ है उतना का उतना यहाँ आ जाएगा, ठीक है। हमने RL को हटा दिया तो अब हमारे पास में क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगी सर्किट में, जितना यहाँ का वोल्टेज है उतना ही यहाँ का होगा। तो अब क्या होगा इस कंडीशन में कि जब करंट फ्लो नहीं कर पा रही है, ठीक है, तो करंट फ्लो नहीं कर पा रही, जहाँ से हमारा
ठीक है, तो करंट फ्लो नहीं करने का मतलब है कि रेजिस्टेंस कितना है, अनंत रेजिस्टेंस है। ठीक है, क्योंकि करंट फ्लो ही नहीं हो पा रही, इसका मतलब रेजिस्टेंस का मान इतना है कि करंट फ्लो नहीं कर पा रही है। तो रेजिस्टेंस का वो मान हम क्या लेते हैं, इंफिनिटी लेते हैं। एज ए इंफिनिटी हम उसको कंसीडर करते हैं कि वहां पर अनंत प्रतिरोध विद्यमान है, इंफिनिटी रेजिस्टेंस है कि करंट फ्लो नहीं कर सकती। ठीक है, तो वही कंडीशन है कि जब हम RL को हटा देते हैं तो वहां पर क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगी और वहां पर RL को हम एज ए इंफिनिटी कंसीडर करेंगे कि करंट फ्लो नहीं होने की वजह से वहां पर रेजिस्टेंस क्या है, इंफिनिटी है। ठीक है, तो इस चीज में कंफ्यूजन मत होना कि नो लोड का मतलब है कि हम इसको जीरो ले लें। ठीक है, नो लोड का मतलब है कि वहां पर जो रेजिस्टेंस है वो इस तरह से बिहेव कर रहा है कि उसका मान इंफिनिटी है। ठीक है, और फुल लोड का मतलब होगा कि RL का हमने कुछ ना कुछ फिक्स मान दिया हुआ है, तो जैसे जैसे हम RL को चेंज करते हैं वैसे ही क्या होगा, EDC का मान भी चेंज होगा। ठीक है, तो ये हमारा वोल्टेज रेगुलेशन VR होता है। ठीक है, तो हमारा जो आइडियल ये जो होगा, ये पावर सप्लाई जो होगी हमारे पास में, उसके लिए वोल्टेज रेगुलेशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब EDC का मान क्या था, EDC इक्वल टू अपने पास में क्या था, IDC RL। IDC का मान क्या होगा, IM अपॉन पाई इंटू RL, और IM का मान EM अपॉन R प्लस RL, और ये इंटू में आ जाएगा RL। ठीक है, ये हमारा EDC का मान है और इसको हम लिख सकते हैं EM अपॉन पाई 1 माइनस R अपॉन R प्लस RL। ठीक है, ये हमने इसको लिखा है क्योंकि अगर हम इसे सोल्व करें इस ब्रैकेट वाले को तो क्या आएगा, 1 माइनस R अपॉन R प्लस RL, तो ये हो जाएगा R प्लस RL माइनस R डिवाइडेड बाय R प्लस RL, तो R से R कैंसिल और क्या बच गया, RL अपॉन R प्लस RL बच गया। ठीक है, जब हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो RL अपॉन R प्लस RL हमारे पास में बच जाएगा। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं EM RL अपॉन पाई R प्लस RL, तो EM अपॉन पाई 1 माइनस R अपॉन R प्लस RL। ठीक है, तो ये अपने पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी और इसको हम दोबारा लिख सकते हैं EDC इक्वल टू EM अपॉन पाई माइनस EM R अपॉन पाई R प्लस RL। ठीक है, और ये वैल्यू क्या है, EM अपॉन पाई, और ये क्या है, EM अपॉन R प्लस RL। ठीक है, ये अपनी IDC है। ठीक है, तो ये अपने पास में आ गया EDC इक्वल टू क्या बन गया, EM अपॉन पाई माइनस का IDC इंटू R। ठीक है, ये अपने पास में इसका सर्किट बन गया कि EDC इक्वल टू EM अपॉन पाई माइनस का IDC इंटू R। ठीक है, इसको लिख ले। अब हम इसका सर्किट बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया यहां तक। तो यहां से हम देख सकते हैं कि हमारा जो EDC है उसका मान कितना आया, IDC वो EM अपॉन पाई माइनस का IDC R। ठीक है, तो यहां से हमारा जो अर्ध तरंग निष्क्रिय है, हाफ वेव रेक्टिफायर
ठीक है। उसके लिए आउटपुट का मान कितना आया, EDC इक्वल टू EM अपॉन पाई माइनस का IDC इंटू R, ठीक है। तो ये यहां से क्या करेगा, एक EM अपॉन पाई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है जब IDC क्या हो, 0 हो। तो ये इतनी मैक्सिमम वैल्यू के एक वोल्टेज स्रोत के रूप में, वोल्टेज सोर्स के रूप में क्या करेगा, कार्य करेगा, जहां पर R क्या होगा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो सकता है। क्योंकि मान लो अगर इसका सर्किट बनाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, EDC है, ठीक है। और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस अगर R हो, ठीक है, जो हमने EDC लिया है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस अगर R हो तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है, RL है। अगर हम इस सर्किट को देखें तो इस सर्किट से हमारा जो ये सोर्स हमने लगा रखा है EDC, इसके लिए इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। EDC इक्वल टू अपने पास में क्या हो जाएगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू मान लो कितनी है, EM अपॉन पाई है, ठीक है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी, EM अपॉन पाई है, जब हमारे पास में क्या है, IDC का मान 0 है, ठीक है। तो EDC के लिए यानी ये जो सोर्स हमने यूज किया है इसकी इक्वेशन क्या होगी, EM अपॉन पाई माइनस का IDC इंटू R, ठीक है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि ये क्या करेगा, एक सोर्स के रूप में काम कर रहा है जहां पर R क्या है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। क्योंकि हमारे पास में अगर इस तरीके का जो सर्किट है तो उसकी इक्वेशन यही आएगी, ठीक है। जैसे हमने किरचॉफ्स लॉ सोल्व किया था तो वहां पे हमने बनाया था सर्किट, और अगर इसके साथ में कोई इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हो इसका, तो यहां से अपना जो सर्किट होगा उसकी इक्वेशन क्या होगी, ये अपना E है, तो E माइनस RI इंटू I माइनस का R1 इंटू I इक्वल टू, और ये R2, तो माइनस का R2 इंटू I इक्वल टू 0, जहां से ये किसके लिए है, सोर्स के लिए है, ठीक है। तो यहां से हम देख सकते हैं इसके अंदर कि ये जो पूरा सर्किट है अपना EM अपॉन पाई माइनस IDC इंटू R माइनस का IDC इंटू RL, ठीक है। और यहां से अपने पास में क्या आ जाएगा, EM अपॉन पाई माइनस का IDC इंटू R इक्वल टू IDC इंटू RL आ गया, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई अपने पास में इसके लिए। और जो हमारा EDC होता है, EDC का मान क्या होता है, यही होता है EDC इक्वल टू IDC इंटू RL, ठीक है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि EDC इक्वल टू भी क्या होता है, IDC इंटू RL, और ये जो वैल्यू आ रही है वो भी IDC इंटू RL की है अपने पास में। तो EDC इक्वल टू क्या हो गया, EM अपॉन पाई माइनस का IDC इंटू R, यानी ये एक इस सोर्स के रूप में काम करेगा जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, R है, ठीक है। और अगर हम इसका ग्राफ देखें तो हमारे पास में इसका ग्राफ हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ये हमारा EDC है और ये हमारा IDC है। तो मैक्सिमम वैल्यू तो क्या होगी EDC की, EM अपॉन पाई, और फिर ये वेरी करेगी जैसे जैसे IDC का मान बढ़ेगा ये क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो यहां से अपने पास में हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी EM अपॉन पाई होगी, फिर ये IDC या RL के साथ में क्या करेगा, वेरी करेगा। तो ये हमारा इसका ग्राफ हो जाएगा। अब हम निकालते हैं VR का मान।
ठीक है। तो वी आर का मान हो जाएगा अपने पास में, वी आर का फॉर्मूला क्या था, वी नो लोड माइनस वी फुल लोड डिवाइडेड बाय वी फुल लोड इनटू 100%। ठीक है, अगर हम परसेंटेज में निकालते हैं तो हमारे पास में ये फॉर्मूला है इसका, इसके अंदर हम वैल्यू रख दें तो वी नो लोड की कंडीशन में हमारे पास में क्या होगा, ये वैल्यू 0 होगी, ओनली क्या आएगा EM अपॉन पाई। ठीक है, नो लोड की कंडीशन में ये 0 हो जाएगी अपने पास में, तो ये आ जाएगा EM अपॉन पाई माइनस फुल लोड की कंडीशन में अपनी इक्वेशन होगी, तो EM अपॉन पाई फुल लोड का मतलब है कि हमने कुछ ना कुछ RL की वैल्यू रखी हुई है, और नो लोड का मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर RL नहीं है तो ये करंट इसमें से फ्लो नहीं हो सकती, तो RL को हम एज ए इंफिनिटी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा EM अपॉन पाई माइनस EM अपॉन पाई और माइनस का IDC इंटू R डिवाइडेड बाय EM अपॉन पाई माइनस IDC इंटू R। ठीक है, ये अपने पास में इसका मान आ गया, तो यहाँ से ये जो वैल्यू है अपनी ये रख देंगे इसके अंदर, तो VR का मान हो जाएगा VR इक्वल टू EM अपॉन पाई माइनस EM अपॉन पाई प्लस का IDC इंटू R डिवाइडेड बाय EM अपॉन पाई माइनस का IDC इंटू R। ठीक है, ये अपने पास में वैल्यू आ गई, तो EM अपॉन पाई माइनस EM अपॉन पाई कैंसिल हो जाएगा, तो VR इक्वल टू IDCR अपॉन EM अपॉन पाई माइनस का IDC इंटू R। ठीक है, ये अपने पास में क्या आ गया, VR का मान आ गया। ठीक है, तो ये हमारा जो वोल्टेज रेगुलेशन होगा तो वोल्टेज रेगुलेशन VR इक्वल टू आ गया अपने पास में IDCR अपॉन EM अपॉन पाई माइनस का IDC इंटू R। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, तो ये अपने पास में VR का मान हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये जो हमारे पास में निर्गत जो हमारी वोल्टता या धारा है, यानी जो हमारी आउटपुट वोल्टेज या करंट है, उसके हम आवर्ती घटकों को निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को निकालेंगे। ठीक है, फूरियर सीरीज से सॉल्व करके उसके जो हमारा आउटपुट है उसके फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को हम निकालेंगे। अभी यहाँ तक लिख लें VR तक। ठीक है।